ऑपरेशन ब्लैक फाइल भाग 1 सड़क पर मिली लाश। यह एक काल्पनिक थ्रिलर कहानी है जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। 16 अगस्त 2024 रात के 11:42 मध्य भारत का एक शांत शहर। पूरे दिन हुई बारिश के बाद सड़कें लगभग खाली थीं। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी गीली सड़क पर चमक रही थी। अचानक हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती एक सफेद कार का संतुलन बिगड़ा। तेज ब्रेक लगे, कार डिवाइडर से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही मिनटों में पुलिस और मीडिया मौके पर पहुंच गए। उन्हीं में एक था 28 वर्षीय क्राइम रिपोर्टर आर्यन मिश्रा। पिछले 5 सालों से वह अपराध की खबरें कवर कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की ये दुर्घटना उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। पुलिस ने कार का दरवाजा खोला। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। उसकी जेब में कोई पहचान पत्र नहीं था, ना लाइसेंस, ना वॉलेट, सिर्फ एक मोबाइल फोन। इंस्पेक्टर ने फोन आर्यन को देते हुए कहा, देखो, शायद इसमें कुछ जानकारी मिल जाए। आर्यन ने फोन ऑन किया। फोन बिना किसी पासवर्ड के खुल गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे फोन में सिर्फ एक ही फोल्डर था। उस पर लिखा था ब्लैक फाइल। बाकी पूरा फोन खाली था। आर्यन ने फोल्डर खोला। अंदर 5 फाइलें थीं। हर फाइल पर सिर्फ एक तारीख, एक नाम और एक शहर लिखा था। 18 अगस्त रोहित वर्मा, भोपाल। 21 अगस्त डॉक्टर अजय मेहरा, नागपुर। 24 अगस्त विक्रम सिंह, इंदौर। 27 अगस्त सीमा चौहान, रायपुर। 30 अगस्त अज्ञात। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉलर। उसने कॉल रिसीव की। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर एक भारी और ठंडी आवाज सुनाई दी, अगर ब्लैक फाइल देख ली है तो अब उसे बंद मत करना, क्योंकि अगला नाम तुम्हारा भी हो सकता है। कॉल कट गई। आर्यन ने तुरंत चारों तरफ देखा। सड़क के दूसरी तरफ काले रेनकोट में खड़ा एक आदमी उसे घूर रहा था। आर्यन उसकी ओर दौड़ा, लेकिन अगले ही पल वो आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था। अगली सुबह ऑफिस पहुंचकर आर्यन ने पूरी बात अपने एडिटर को बताई। एडिटर हंसते हुए बोला, तुम क्राइम रिपोर्टर हो, हर चीज में साजिश मत ढूंढा करो। आर्यन भी मुस्कुरा दिया। लेकिन उसी दोपहर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली। भोपाल के उद्योगपति रोहित वर्मा की गोली मारकर हत्या है। आर्यन के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसे याद आया ब्लैक फाइल की पहली लाइन, 18 अगस्त रोहित वर्मा, भोपाल। उसने तुरंत मोबाइल निकाला, ब्लैक फाइल फिर खोली, लेकिन इस बार उसमें एक नई लाइन जुड़ चुकी थी। नेक्स्ट टारगेट उसके नीचे लिखा था आर्यन मिश्रा। आर्यन की धड़कनें तेज हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वह किसी ऐसी साजिश में फंस चुका है जहां हर गलती की कीमत जिंदगी होती है। भाग 1 समाप्त। भाग 2 गायब गवाह। रात के 2 बज चुके थे। आर्यन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके सामने मेज पर वही मोबाइल रखा था। वही मोबाइल जिसमें सिर्फ एक फोल्डर था, ब्लैक फाइल। उसने एक बार फिर फाइल खोली, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग दिखाई दिया। फोल्डर के सबसे नीचे एक नई लाइन चमक रही थी, विटनेस फाउंड। उसके नीचे एक नाम लिखा था, रघु यादव। आर्यन ने तुरंत इंटरनेट पर खोज शुरू की। कुछ ही मिनटों में उसे पता चला कि रघु यादव वही ट्रक ड्राइवर था जिसने दुर्घटना वाली रात सबसे पहले कार को टक्कर खाते देखा था। लेकिन पुलिस ने उसका बयान अभी तक सार्वजनिक नहीं किया था। आर्यन को लगा कि अगर इस रहस्य की कोई पहली कड़ी है तो वो रघु ही है। अगली सुबह वो सीधे रघु के घर पहुंचा। घर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में था।
दरवाजा आधा खुला हुआ था। आर्यन ने आवाज लगाई, रघु जी, कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। वो धीरे धीरे अंदर गया। कमरे में सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। कुर्सी उल्टी हुई थी। फर्श पर टूटा हुआ चश्मा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां किसी ने जबरदस्ती किसी को उठाकर ले गया हो। तभी बाहर से एक बुजुर्ग महिला की आवाज आई, बेटा, तुम भी रघु को ढूंढ रहे हो? आर्यन बाहर आया। महिला कांपती हुई बोली, कल रात 4 लोग काली गाड़ी में आए थे, रघु को अपने साथ ले गए। तब से वो वापस नहीं आया। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कोई रघु को हमेशा के लिए चुप कराना चाहता था? उसी समय उसका फोन बजा। इस बार कॉल उसके अपने मोबाइल पर थी। नंबर फिर वही, अननोन कॉलर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही भारी आवाज आई, तुमने पहली चेतावनी नहीं मानी, अब दूसरी सुन लो। जो सच के पीछे जाता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। कॉल कट गई। आर्यन ने तुरंत नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नंबर मौजूद ही नहीं था। जैसे वो कॉल कभी आई ही न हो। वो वापस दुर्घटना वाली जगह पहुंचा। उसे लगा शायद कोई सुराग मिल जाए। बारिश रुक चुकी थी। सड़क लगभग खाली थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर गई। आर्यन के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। अगर कैमरा चल रहा होगा तो उसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हुई होगी। वह तुरंत पास की दुकान पर गया। दुकानदार बोला, कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने वाले पेट्रोल पंप के ऑफिस में मिल जाएगी। आर्यन बिना समय गंवाए पेट्रोल पंप पहुंचा। ऑफिस में बैठे मैनेजर ने रिकॉर्डिंग खोल दी। वीडियो शुरू हुआ। रात, बारिश, तेज रफ्तार कार, फिर दुर्घटना, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जिससे आर्यन की सांसें थम गई। कार दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 मिनट पहले एक काले कपड़ों वाला आदमी सड़क के बीच खड़ा दिखाई दिया। उसने कार की ओर देखा और फिर ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। आर्यन ने वीडियो रोक दिया। उसने जूम किया। उस आदमी का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी गर्दन पर बना एक अजीब सा निशान साफ दिखाई दे रहा था। मैनेजर धीरे से बोला, साहब, ये वीडियो आपने नहीं देखा? आर्यन ने पूछा, क्यों? मैनेजर की आवाज कांप रही थी। उसकी मौत 5 साल पहले हो चुकी है। आर्यन के हाथ से माउस छूट गया। उसने फिर स्क्रीन की ओर देखा और तभी वीडियो अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, स्टॉप सर्चिंग। आर्यन समझ चुका था, अब यह सिर्फ एक दुर्घटना की जांच नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे रहस्य का दरवाजा खुल चुका था जहां हर जवाब के पीछे एक नई मौत छिपी थी। भाग 2 समाप्त। भाग 3 कैमरे में कैद परछाई। यह एक काल्पनिक थ्रिलर कहानी है जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। रात के ठीक 10 बज रहे थे। पेट्रोल पंप के ऑफिस में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी भी वही शब्द चमक रहे थे, स्टॉप सर्चिंग। आर्यन कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और मैनेजर से पूछा, इस कैमरे की रिकॉर्डिंग कहां सेव होती है? मैनेजर ने कांपती आवाज में कहा, सर्वर रूम में, लेकिन वहां सिर्फ मालिक की अनुमति से जाया जा सकता है। आर्यन ने बिना देर किए मालिक को फोन लगाया। करीब आधे घंटे बाद अनुमति मिल गई। दोनों सर्वर रूम में पहुंचे। कमरे में दर्जनों हार्ड डिस्क और रिकॉर्डिंग मशीनें रखी थीं। आर्यन ने दुर्घटना वाली रात की पूरी रिकॉर्डिंग कॉपी करनी शुरू की। कॉपी पूरी होते ही अचानक पूरे कमरे की बिजली चली गई।
चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ यूपीएस की हल्की बीप सुनाई दे रही थी। उसी अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। आर्यन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। अचानक उसके पीछे रखी लोहे की अलमारी जोर से बंद हुई। मैनेजर डरकर चिल्लाया, यहां कोई है। दोनों तेजी से बाहर भागे। बाहर आते ही बिजली वापस आ गई। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ में पकड़ी हार्ड डिस्क पर गई। उस पर लाल मार्कर से सिर्फ एक शब्द लिखा था, रन। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह सीधे अपने ऑफिस पहुंचा। पूरी रात उसने रिकॉर्डिंग को फ्रेम दर फ्रेम देखना शुरू किया। करीब 3 घंटे बाद उसे एक अजीब बात दिखाई दी। काले कपड़ों वाला आदमी सिर्फ सड़क पर नहीं था, वह दुर्घटना से पहले शहर के अलग अलग 5 कैमरों में भी दिखाई दिया था। हर जगह, ठीक 5 सेकंड के लिए। और हर बार वह सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि कोई बाद में यह वीडियो देखने वाला है। आर्यन ने उन 5 जगहों का नक्शा बनाया। जब उसने सभी लोकेशन को जोड़कर देखा, तो वे मिलकर एक अजीब सा चिन्ह बना रही थीं। वही चिन्ह जो उस रहस्यमयी आदमी की गर्दन पर बना था। आर्यन ने तुरंत इंटरनेट पर उस चिन्ह की तलाश शुरू की। घंटों खोजने के बाद उसे एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली। हेडलाइन थी, ब्लैक शैडो गैंग का सफाया, सभी सदस्य मारे गए। खबर 5 साल पुरानी थी। उसमें एक फोटो भी थी। आर्यन ने फोटो को जूम किया और उसकी सांसें रुक गईं। फोटो में खड़ा वही आदमी था जो सीसीटीवी में दिखाई दिया था। नाम लिखा था, विक्टर खान। स्थिति, मृत। आर्यन ने धीरे से कहा, अगर यह आदमी 5 साल पहले मर चुका है, तो कैमरे में कौन था? तभी उसके लैपटॉप पर एक नया ईमेल आया। कोई प्रेषक नहीं, कोई विषय नहीं, सिर्फ एक वीडियो फाइल। उसने वीडियो चलाया। वीडियो में एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया। कुर्सी पर एक आदमी बंधा हुआ था। उसका चेहरा सूजा हुआ था। कुछ सेकंड बाद उसने सिर उठाया। वह रघु यादव था। वह मुश्किल से बोल पा रहा था। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, आर्यन, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो, तो समझ लो, वे लोग तुम्हारे बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इतना कहते ही किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार किया। वीडियो अचानक बंद हो गया। स्क्रीन काली हो गई। फिर एक लाइन उभरी, अगला नंबर तुम्हारा है। आर्यन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अब उसे यकीन हो चुका था, यह सिर्फ हत्या की साजिश नहीं, बल्कि वर्षों से चल रहा एक ऐसा गुप्त नेटवर्क था जो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। लेकिन इस बार उन्होंने एक गलती कर दी थी। उन्होंने आर्यन को जिंदा छोड़ दिया था और आर्यन ने तय कर लिया, अब वह इस ब्लैक फाइल का आखिरी पन्ना खोलकर ही दम लेगा। भाग 3 समाप्त। भाग 4, बंद फैक्ट्री का राज। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। आर्यन अपनी कार में बैठा लगातार उसी वीडियो को देख रहा था जिसमें रघु यादव कैद था। वीडियो के आखिरी 2 सेकंड में उसे एक छोटी सी चीज दिखाई दी। दीवार पर फीके सफेद रंग से लिखा था, W17। पहले तो उसे लगा कि यह कोई सामान्य नंबर होगा, लेकिन जब उसने वीडियो को कई बार जूम करके देखा
तो उसके ठीक नीचे जंग लगा हुआ एक बोर्ड भी दिखाई दिया। उस पर मुश्किल से कुछ अक्षर पढ़े जा रहे थे। स्टील इंडस्ट्री। आर्यन ने पूरी रात पुराने सरकारी रिकॉर्ड खंगाल डाले। करीब 2 घंटे बाद उसे एक रिपोर्ट मिली। शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक पुरानी फैक्ट्री थी, वर्धन स्टील इंडस्ट्री। 5 साल पहले रहस्यमयी आग लगने के बाद वह हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता। कई लोग गायब हो चुके थे। सुबह होने का इंतजार किए बिना ही आर्यन अपनी कार लेकर निकल पड़ा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। सड़क धीरे धीरे सुनसान होती जा रही थी। करीब 1 घंटे बाद उसे दूर एक टूटा हुआ लोहे का गेट दिखाई दिया। उस पर धूल जमी थी। बोर्ड पर लिखा था, वर्धन स्टील इंडस्ट्री। गेट आधा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। आर्यन ने टॉर्च जलाई और फैक्ट्री के भीतर कदम रखा। चारों तरफ जंग लगी मशीनें, टूटी हुई खिड़कियां और गहरा सन्नाटा। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। आर्यन रुक गया। उसने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर लकड़ी चरमराने लगी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर सफेद रंग से लिखा था, W17। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच में रखी एक कुर्सी बिल्कुल साफ थी, मानो कोई कुछ देर पहले तक वहीं बैठा हो। उसी कुर्सी के नीचे उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी तुम्हें मिली है तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। नीचे हस्ताक्षर था, रघु यादव। आर्यन ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में लिखा था, मैंने उस रात दुर्घटना नहीं देखी थी, मैंने हत्या देखी थी। कार को किसी ने जानबूझकर रोका था। दुर्घटना सिर्फ दिखावा थी। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। आगे लिखा था, ब्लैक फाइल कोई दस्तावेज नहीं, यह मौत की सूची है। जिसका नाम इसमें आता है वह कुछ ही दिनों में मर जाता है। तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आर्यन ने टॉर्च बंद कर दी। कमरे में अंधेरा छा गया। बाहर कोई धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरकाया गया। आर्यन ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम बहुत देर कर चुके हो। इसके नीचे एक नक्शा बना था और नक्शे के बीचों बीच लाल गोला बना हुआ था। आर्यन ने जैसे ही सिर उठाया, कमरे का दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई जवाब नहीं। अचानक कमरे में रखे पुराने स्पीकर अपने आप चालू हो गए। एक भारी आवाज गूंजी, आर्यन मिश्रा, तुम्हें सच जानने का बहुत शौक है, लेकिन हर सच जिंदा लोगों के लिए नहीं होता। इतना कहते ही कमरे में धुएं जैसी गैस भरने लगी। आर्यन ने अपनी शर्ट नाक पर रखी और खिड़की की तरफ दौड़ा। खिड़की टूटी हुई थी। उसने बिना सोचे दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वह जमीन पर गिरा। उसके हाथ में अभी भी रघु की डायरी थी, लेकिन जब उसने डायरी खोली तो उसके सारे पन्ने खाली हो चुके थे।
सिर्फ आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से एक वाक्य लिखा था। अब अगला राज पुलिस स्टेशन के अंदर छिपा है। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि दुश्मन उससे एक कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे चल रहा है। भाग 4 समाप्त। भाग 5 पुलिस के अंदर का गद्दार। सुबह के 7 बज चुके थे। पूरी रात भागने के बाद आर्यन सीधे अपने फ्लैट पहुंचा। उसके कपड़ों पर धूल लगी थी, हाथ पर चोट थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। रघु की डायरी के सारे पन्ने अचानक खाली कैसे हो गए? उसने डायरी को मेज पर रखा और ध्यान से देखा। धूप की हल्की किरण जैसे ही पन्नों पर पड़ी, उसे हल्के हल्के शब्द दिखाई देने लगे। आर्यन ने तुरंत एक यूवी टॉर्च मंगवाई। जैसे ही उसने रोशनी डायरी पर डाली, छिपी हुई लिखावट उभरने लगी। उसमें लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि पुलिस के अंदर कोई ऐसा आदमी है जो ब्लैक फाइल वालों के लिए काम करता है। आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे समझ आ गया कि हर बार उसकी जानकारी अपराधियों तक पहले कैसे पहुंच जाती थी। उसी समय उसका फोन बजा। कॉल इंस्पेक्टर देवेंद्र चौहान की थी। आर्यन, तुरंत पुलिस स्टेशन आओ। आर्यन स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे एक फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। यह कल रात फैक्ट्री से मिली है। आर्यन ने फाइल खोली। उसमें उसकी अपनी तस्वीरें थीं। 1 नहीं, 10 नहीं, पूरे 50 फोटो। कुछ ऑफिस के बाहर, कुछ उसके घर के सामने, कुछ ऐसी जगहों के जहां वह कभी किसी को बताकर भी नहीं गया था। आखिरी फोटो देखकर उसके होश उड़ गए। वह फोटो उसी सुबह की थी जब वह अपने फ्लैट में डायरी पढ़ रहा था। मतलब कोई अभी भी उस पर नजर रखे हुए था। आर्यन ने तुरंत पूछा, सर, यह फाइल किसने दी? इंस्पेक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, एक अनजान आदमी आया था। चेहरा नकाब से ढका हुआ था। फाइल रखी और बिना कुछ बोले चला गया। आर्यन को कुछ अजीब लगा। उसी समय उसकी नजर इंस्पेक्टर की मेज पर रखी एक चाबी पर पड़ी। उस चाबी के कीरिंग पर वही रहस्यमय निशान बना था जो सीसीटीवी वाले आदमी की गर्दन पर था। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सिर्फ संयोग था या यही वह गद्दार था? लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने चुपचाप अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। बातचीत खत्म होने के बाद वह बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से इंस्पेक्टर की आवाज आई, आर्यन। वह मुड़ा। इंस्पेक्टर मुस्कुराए और बोले, हर सवाल का जवाब ढूंढना अच्छी बात नहीं होती। यह सुनते ही आर्यन के कदम रुक गए। बिल्कुल यही लाइन उसे पहले अननोन कॉलर ने कही थी। अब शक और गहरा हो चुका था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। स्टेशन से बाहर निकलते ही एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसने एक लिफाफा आर्यन के हाथ में दिया। एक अंकल ने आपको देने को कहा है। आर्यन ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पेन ड्राइव और एक छोटा सा कागज था। कागज पर लिखा था, अगर सच जानना है तो यह वीडियो अकेले देखना। किसी पुलिस वाले पर भरोसा मत करना। आर्यन तुरंत अपने ऑफिस पहुंचा। उसने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। वीडियो शुरू हुआ। वीडियो में पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड रूम दिखाई दे रहा था। रात के ठीक 2:13 एक पुलिस अधिकारी रिकॉर्ड रूम में दाखिल हुआ।
उसने ब्लैक फाइल से जुड़े सारे दस्तावेज निकाले, उनकी फोटो खींची और किसी को मोबाइल पर भेज दी। जैसे ही उस अधिकारी ने अपना चेहरा कैमरे की तरफ घुमाया, आर्यन की सांस रुक गई। वह कोई और नहीं, इंस्पेक्टर देवेंद्र चौहान थे। आर्यन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अब उसके पास सबूत था। लेकिन उसी पल उसके लैपटॉप की स्क्रीन काली हो गई। फिर लाल अक्षरों में एक संदेश उभरा, बहुत देर हो चुकी है। अगले ही सेकंड ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो गईं। बाहर से किसी ने धीरे धीरे दरवाजा लॉक कर दिया और अंधेरे में कदमों की आवाज आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। ठक ठक ठक। भाग 5 समाप्त। भाग 6 ब्लैक लिस्ट। ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो चुकी थीं। कमरे में इतना अंधेरा था कि आर्यन को अपना हाथ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर से किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया था। धीरे धीरे कदमों की आवाज उसकी ओर बढ़ रही थी। ठक ठक ठक। आर्यन ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की, लेकिन सामने कोई नहीं था। अचानक उसके पीछे रखी कुर्सी अपने आप गिर गई। धड़ाम। आर्यन पलटा। उसी पल एक काली परछाई बिजली की तरह उसके सामने से गुजरी। उसने दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसने पूरी ताकत से लात मारी। तीसरी कोशिश में कुंडी टूट गई। वह बाहर भागा। पूरा ऑफिस खाली था। सिर्फ रिसेप्शन की मेज पर एक काला लिफाफा रखा था। लिफाफे पर लाल स्याही से लिखा था, ब्लैक लिस्ट। आर्यन ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक कागज था। उस पर 10 नाम लिखे थे। पहले 5 नामों के सामने लाल निशान लगा था। उन्हीं 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। छठे नंबर पर लिखा था, आर्यन मिश्रा। उसके सामने आज की तारीख थी। नीचे एक लाइन लिखी थी, जिसका नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। क्या अब उसकी मौत तय थी? उसी समय उसका दोस्त और साइबर एक्सपर्ट कबीर वहां पहुंचा। आर्यन ने उसे पूरी बात बताई। कबीर ने बिना समय गवाए आर्यन का मोबाइल और लैपटॉप चेक करना शुरू किया। करीब 20 मिनट बाद उसने कहा, तुम्हारे फोन में एक स्पाई ऐप छिपा हुआ है। आर्यन चौंक गया। मतलब? कबीर बोला, कोई पिछले कई दिनों से तुम्हारी लोकेशन, कॉल और कैमरा तक देख रहा है। आर्यन को अब समझ आया कि दुश्मन हर बार उससे पहले कैसे पहुंच जाता था। कबीर ने स्पाई ऐप हटाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अचानक एक संदेश आया, एक्सेस डिनाइड। फिर पूरे सिस्टम पर सिर्फ एक चिन्ह उभर आया, वही रहस्यमयी निशान जो ब्लैक शैडो गैंग का प्रतीक था। कबीर धीरे से बोला, ये लोग साधारण अपराधी नहीं हैं। इनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। इतने में ऑफिस के बाहर एक बाइक आकर रुकी। दोनों खिड़की से झांकने लगे। एक नकाबपोश आदमी नीचे उतरा। उसने ऑफिस के दरवाजे के सामने एक छोटा सा डिब्बा रखा और बिना पीछे देखे चला गया। आर्यन और कबीर नीचे पहुंचे। डिब्बे पर लिखा था, केवल आर्यन के लिए। आर्यन ने सावधानी से डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी जेब घड़ी थी। घड़ी बंद थी। समय रुका हुआ था, 11:42। यही वह समय था जब पहली दुर्घटना हुई थी। घड़ी के नीचे एक छोटा कागज रखा था। उस पर सिर्फ एक पता लिखा था,
पुराना रेलवे गोदाम प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पीछे। और नीचे आज रात 11:42। कबीर ने तुरंत कहा, यह जाल भी हो सकता है। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं नहीं गया तो शायद कभी सच नहीं जान पाऊंगा। रात 11:35। आर्यन और कबीर चुपचाप पुराने रेलवे गोदाम पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। जंग लगे शटर, टूटी खिड़कियां और दूर से आती ट्रेन की आवाज। घड़ी में 11:42 बजते ही गोदाम के अंदर की एक पुरानी लाइट अपने आप जल उठी। लाइट के नीचे एक कुर्सी रखी थी, उस पर कोई बैठा हुआ था। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कुर्सी पर बैठा आदमी रघु यादव था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और उसके सीने पर लाल स्याही से लिखा था, सच बोलने की यही सजा है। उसी समय गोदाम के ऊपर लगे स्पीकर से एक आवाज गूंजी, आर्यन, अब खेल शुरू हुआ है। आर्यन ने तुरंत ऊपर देखा, लेकिन स्पीकर के पीछे सिर्फ एक काला कैमरा घूम रहा था। कोई उसे देख रहा था और हर पल रिकॉर्ड कर रहा था। भाग 6 समाप्त। भाग 7 आधी रात का पीछा। रात के ठीक 11:43। पुराने रेलवे गोदाम में फैला सन्नाटा अचानक एक तेज सीटी की आवाज से टूट गया। आर्यन की नजर अब भी रघु यादव के निर्जीव शरीर पर टिकी थी। उसके सीने पर लाल रंग से लिखा था, सच बोलने की यही सजा है। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले गोदाम की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा परिसर अंधेरे में डूब गया। तभी चारों तरफ से कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हों। कबीर ने फुसफुसाकर कहा, आर्यन, हम घिर चुके हैं। अचानक गोदाम की छत से एक लाल लेजर किरण आर्यन के सीने पर आकर रुकी। स्नाइपर! आर्यन ने बिना एक पल गवाए कबीर को नीचे धक्का दिया। उसी क्षण धाय! गोली उनके पीछे रखे लोहे के ड्रम में जा लगी। चिंगारियां उड़ गईं। भागो! आर्यन चिल्लाया। दोनों गोदाम के पिछले हिस्से की ओर दौड़ पड़े। पीछे से लगातार गोलियों की आवाज गूंज रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी। फिसलन भरी जमीन पर दौड़ना मुश्किल था। गोदाम के पीछे पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी मालगाड़ी दिखाई दी। उसके डिब्बे वर्षों से वहीं खड़े थे। दोनों एक डिब्बे के अंदर छिप गए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर बाहर टॉर्च की रोशनी दिखाई देने लगी। 4 नकाबपोश लोग धीरे धीरे डिब्बों की तलाशी ले रहे थे। उनमें से एक बोला, जिंदा चाहिए। बॉस ने साफ कहा है। आर्यन ने पहली बार राहत की सांस ली। कम से कम अभी उन्हें मारने का आदेश नहीं था। लेकिन क्यों? तभी कबीर की नजर डिब्बे के फर्श पर पड़ी। वहां धूल के बीच एक छोटा सा धातु का बॉक्स रखा था। उस पर वही रहस्यमयी चिन्ह बना हुआ था। आर्यन ने सावधानी से बॉक्स खोला। अंदर एक मेमोरी कार्ड और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर यह तुम्हारे हाथ लगी है तो समझ लो कि हमारे बीच कोई तुम्हारी मदद कर रहा है। नीचे सिर्फ एक अक्षर लिखा था, वी। आर्यन कुछ सोच ही रहा था कि अचानक डिब्बे का दरवाजा जोर से खुला। 2 नकाबपोश अंदर घुस आए। एक ने टॉर्च सीधी आर्यन के चेहरे पर डाली। दूसरा उसकी ओर झपटा।
आर्यन ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। तीनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कबीर ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाकर दूसरे हमलावर के हाथ पर मारी। उसकी बंदूक नीचे गिर गई। आर्यन ने तुरंत बंदूक उठाई, लेकिन गोली चलाने की बजाय उसने उसे दूर फेंक दिया। वह किसी की जान नहीं लेना चाहता था। उसी समय बाहर से ट्रेन के आने की तेज आवाज सुनाई दी। सामने वाली लाइन पर मालगाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। आर्यन और कबीर दूसरी तरफ कूद गए। नकाबपोश उनका पीछा करने ही वाले थे कि तेज रफ्तार ट्रेन दोनों के बीच से गुजर गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ ट्रेन के शोर में दब गया। जब ट्रेन आगे निकली तो नकाबपोश गायब थे। सिर्फ जमीन पर एक काला मास्क पड़ा था। आर्यन ने मास्क उठाया। उसके अंदर एक छोटा सा RFID चिप लगा हुआ था। कबीर ने कहा, अगर यह चिप एक्टिव है तो हम इनके पूरे नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। दोनों तुरंत वहां से निकल गए। कार में बैठते ही कबीर ने चिप अपने लैपटॉप से जोड़ी। स्क्रीन पर एक नक्शा खुला। उसमें शहर के बीचों बीच एक लाल बिंदु चमक रहा था। लोकेशन का नाम देखकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वह जगह कोई जंगल या गोदाम नहीं थी। वह था शहर का पुलिस मुख्यालय। आर्यन के मुंह से धीरे से निकला, तो ब्लैक शैडो का असली अड्डा पुलिस मुख्यालय के अंदर है। तभी लैपटॉप अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर आखिरी बार एक संदेश चमका, वेलकम टू लेवल 2। आर्यन समझ गया। अब तक वह सिर्फ खेल के पहले चरण में था। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। भाग 7 समाप्त। भाग 8 असली मास्टरमाइंड। सुबह के 5 बज चुके थे। आर्यन पूरी रात नहीं सोया था। उसके सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर आखिरी बार वही संदेश दिखाई दे रहा था, वेलकम टू लेवल 2। कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर यह चिप सच बोल रही है तो ब्लैक शैडो गैंग का कोई बड़ा आदमी पुलिस मुख्यालय के अंदर बैठा है। आर्यन ने फैसला कर लिया। अब सीधे मुख्यालय के अंदर जाना होगा, लेकिन बिना पहचान छिपाए यह संभव नहीं था। दोनों ने इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टीम की नकली यूनिफॉर्म पहनी और सुबह 8 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। मुख्य गेट पर सुरक्षा जांच हुई। एक गार्ड ने पूछा, कहां से आए हो? कबीर तुरंत बोला, सर्वर रूम में वायरिंग की शिकायत आई है। गार्ड ने रजिस्टर देखा और उन्हें अंदर जाने दिया। दोनों धीरे धीरे सर्वर रूम की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में आर्यन की नजर एक दीवार पर लगी तस्वीरों पर पड़ी। वहां पिछले 10 साल के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की फोटो लगी थी। अचानक उसकी नजर एक चेहरे पर जाकर रुक गई। वही चेहरा जो 5 साल पुरानी अखबार की कटिंग में था। फर्क सिर्फ इतना था, अब उसके बाल सफेद थे और नाम बदल चुका था, DCP विक्रम प्रताप। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या विक्टर खान और विक्रम प्रताप एक ही इंसान थे, या यह सिर्फ चेहरों की समानता थी? दोनों सर्वर रूम में पहुंचे। कबीर ने सिस्टम हैक करना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में एक छिपा हुआ फोल्डर खुल गया। उसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लैक फाइल। अंदर सैकड़ों दस्तावेज थे। हर दस्तावेज में किसी न किसी प्रभावशाली व्यक्ति का नाम, उसकी गतिविधियां और उसके खिलाफ इकट्ठा किए गए गुप्त सबूत थे। आर्यन हैरान रह गया। यह सिर्फ मौत की सूची नहीं थी, यह पूरे देश के प्रभावशाली लोगों को ब्लैकमेल करने का नेटवर्क था। उसी समय एक नया वीडियो अपने आप चल पड़ा।
वीडियो में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो आर्यन, तुम वहां पहुंच गए जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। आर्यन चौंक गया। उस आदमी ने आगे कहा, लेकिन तुमने सिर्फ दरवाजा खोला है, कमरा अभी बाकी है। वीडियो अचानक बंद हो गया। उसी पल पूरे मुख्यालय में अलार्म बज उठा। सुरक्षा चेतावनी, सुरक्षा चेतावनी। कबीर घबराकर बोला, हम पकड़े गए। दोनों भागते हुए सर्वर रूम से बाहर निकले। कॉरिडोर में पुलिसकर्मी दौड़ रहे थे। आर्यन और कबीर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तभी सामने इंस्पेक्टर देवेंद्र चौहान खड़े दिखाई दिए। उनके हाथ में पिस्तौल थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था तुम यहां जरूर आओगे। आर्यन ने गुस्से में कहा, तुम ही ब्लैक शैडो के लिए काम करते हो। देवेंद्र हंसने लगे, नहीं, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला और बटन दबा दिया। अचानक सर्वर रूम के अंदर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! सारा डेटा आग की लपटों में घिर गया। कबीर चिल्लाया, सारे सबूत खत्म हो गए। लेकिन आर्यन मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। नहीं, सबूत अब मेरे पास हैं। देवेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय पीछे से किसी ने देवेंद्र के कंधे पर हाथ रखा। एक भारी आवाज गूंजी, तुमसे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। काले सूट में एक लंबा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा नकाब से ढका था। उसकी गर्दन पर वही रहस्यमयी निशान बना हुआ था। उसने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। आर्यन और कबीर दोनों स्तब्ध रह गए। वह कोई अनजान अपराधी नहीं था, बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का वरिष्ठ अधिकारी अरविंद राणा। आर्यन के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, असंभव। अरविंद मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें समझ आ गया होगा ब्लैक शैडो कितना बड़ा है। भाग 8 समाप्त। भाग 9 अंतिम सबूत। मुख्यालय की इमारत धुएं से भर चुकी थी। फायर अलार्म लगातार बज रहा था। लोग इधर-उधर भाग रहे थे। लेकिन आर्यन की नजर सिर्फ एक आदमी पर थी, अरविंद राणा, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का वरिष्ठ अधिकारी। और अब ब्लैक शैडो का असली चेहरा। अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने उम्मीद से ज्यादा दूर तक सफर तय किया, आर्यन। आर्यन ने गुस्से में जवाब दिया, इतने लोगों की जान क्यों ली? अरविंद कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, हमने किसी को नहीं मारा। हमने सिर्फ उन लोगों को हटाया जो हमारे रास्ते में आए। कबीर ने धीरे से आर्यन के कान में कहा, बातों में उलझाओ, मैं डेटा कॉपी करता हूं। आर्यन अरविंद से सवाल पूछता रहा। उधर कबीर चुपके से अपनी घड़ी में लगे माइक्रो स्टोरेज डिवाइस में सर्वर का बचा हुआ डेटा कॉपी करने लगा। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर संदेश आया, डेटा ट्रांसफर 100%। उसी समय अरविंद की नजर कबीर पर पड़ गई। वह जोर से चिल्लाया, उसे रोको। चारों तरफ से हथियारबंद लोग दौड़ पड़े। आर्यन और कबीर पीछे के रास्ते से भागे। मुख्यालय के बेसमेंट में पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी सुरंग दिखाई दी। सुरंग शायद अंग्रेजों के समय की थी। अंधेरा, सीलन और टपकता हुआ पानी, दोनों उसी में घुस गए। पीछे से ब्लैक शैडो के लोग भी उनका पीछा कर रहे थे।
करीब 5 मिनट तक दौड़ने के बाद सुरंग 2 रास्तों में बंट गई। एक रास्ता नदी की ओर जाता था, दूसरा शहर के पुराने किले की तरफ। तभी कबीर रुक गया। उसने अपनी घड़ी उतारी और आर्यन के हाथ में रख दी। इसमें पूरा डेटा है। आर्यन ने पूछा, और तुम? कबीर मुस्कुराया, अगर हम दोनों साथ रहे तो दोनों पकड़े जाएंगे। नहीं, हम साथ निकलेंगे। समय नहीं है आर्यन। कबीर ने आर्यन को नदी वाले रास्ते की तरफ धक्का दिया। खुद दूसरी दिशा में भाग गया। पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। आर्यन कई बार मुड़ा, लेकिन कबीर अंधेरे में गायब हो चुका था। करीब आधे घंटे बाद आर्यन नदी के किनारे पहुंचा। वहां पहले से एक सफेद नाव खड़ी थी। नाव में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, जल्दी बैठो, कबीर ने मुझे भेजा है। आर्यन नाव में बैठ गया। नदी पार करते ही वह एक छोटे से चर्च पहुंचा। वहां उसका पुराना दोस्त और खोजी पत्रकार मीरा सेन इंतजार कर रही थी। आर्यन ने घड़ी उसे दी। मीरा ने डेटा खोला। फाइलें देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह तो क्या हुआ? इसमें सिर्फ ब्लैक शैडो के सबूत नहीं हैं। इसमें उन सभी नेताओं, उद्योगपतियों और अधिकारियों के नाम हैं जो वर्षों से इस नेटवर्क को बचाते रहे। आर्यन समझ गया। अब उसके हाथ में सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि पूरे देश को हिला देने वाला सच था। उसी समय चर्च के बाहर टायरों की आवाज सुनाई दी। कई काली गाड़ियां आकर रुकीं। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। उसने घबराकर कहा, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। आर्यन ने तुरंत डेटा की 3 कॉपी बनाई। एक अपने पास रखी, एक मीरा को दी और तीसरी चर्च की पुरानी दानपेटी के नीचे छिपा दी। दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! लकड़ी का दरवाजा टूट गया। अरविंद राणा अंदर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब भागने की कोई जगह नहीं बची आर्यन। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, तुम देर से आए हो? अरविंद ने पूछा। मतलब? आर्यन मुस्कुराया, सच अब सिर्फ मेरे पास नहीं है। यह सुनते ही अरविंद के चेहरे का आत्मविश्वास पहली बार डगमगा गया। उसी क्षण चर्च की घंटियां अपने आप बजने लगीं और बाहर दूर से पुलिस सायरनों की आवाज सुनाई देने लगी। भाग 9 समाप्त। भाग 10 सच की कीमत। चर्च की घंटियां लगातार बज रही थीं। बाहर पुलिस सायरनों की आवाज तेज होती जा रही थी। अरविंद राणा ने अपनी पिस्तौल सीधी आर्यन की ओर तान दी। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। वह समझ चुका था, अगर आज यह डेटा बाहर चला गया तो वर्षों से बनाया गया पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। अरविंद ने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, अभी भी समय है। पेन ड्राइव मुझे दे दो। तुम्हें नई पहचान, नई जिंदगी और इतना पैसा मिलेगा कि 7 पीढ़ियां आराम से जी लेंगी। आर्यन मुस्कुराया। जिस सच के लिए इतने लोग मारे गए, उसे मैं बेच नहीं सकता। अरविंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो फिर तुम्हारा अंत भी उन्हीं की तरह होगा। इतना कहते ही उसने गोली चला दी। धाय! गोली आर्यन के कंधे को छूती हुई निकल गई। मीरा ने तुरंत आर्यन को नीचे खींच लिया। उसी समय चर्च के पीछे का पुराना दरवाजा खुला। वहां कबीर खड़ा था, जिंदा। आर्यन हैरानी से उसे देखता रह गया। कबीर मुस्कुराया, मैंने कहा था ना,
अभी बहुत काम बाकी है। कबीर ने अपने बैग से एक छोटा ट्रांसमीटर निकाला। उसने एक बटन दबाया। कुछ ही सेकंड बाद देश के कई बड़े न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर एक साथ लाइव प्रसारण शुरू हो गया। ब्लैक शैडो नेटवर्क की पूरी फाइल, सभी वीडियो, सभी रिकॉर्डिंग, सभी नाम एक एक करके पूरी दुनिया के सामने आने लगे। अरविंद ने घबराकर अपना मोबाइल निकाला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डेटा दुनिया भर के सर्वरों पर अपलोड हो चुका था। उसे मिटाना अब नामुमकिन था। बाहर पुलिस की गाड़ियां चर्च को चारों तरफ से घेर चुकी थीं। लेकिन इस बार आने वाली पुलिस ब्लैक शैडो की नहीं, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसी की विशेष टीम थी। उन्होंने चर्च में घुसते ही अरविंद राणा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही दिनों में देश भर में एक साथ कई जगह छापे पड़े। दर्जनों अधिकारी, कई उद्योगपति और कई प्रभावशाली लोग गिरफ्तार हुए। टीवी चैनलों पर हर जगह एक ही खबर थी, ब्लैक शैडो नेटवर्क का पर्दाफाश। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। रघु यादव अब कभी वापस नहीं आने वाला था। कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके थे और कबीर एक गुप्त ऑपरेशन के दौरान लगी गोली के कारण हमेशा के लिए अपने एक पैर से अपाहिज हो गया। 3 महीने बाद आर्यन ने पत्रकारिता छोड़ दी। उसने शहर से दूर एक शांत जगह पर नया जीवन शुरू किया। लोगों के लिए यह मामला खत्म हो चुका था। लेकिन एक रात जब वह अपनी पुरानी फाइलें देख रहा था, उसे वही पुरानी जेब घड़ी दिखाई दी जो उसे ब्लैक लिस्ट वाले डिब्बे में मिली थी। घड़ी अचानक अपने आप चलने लगी। समय फिर रुककर ठहरा। 11:42। उसी पल उसके मोबाइल पर एक अनजान ईमेल आया। उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक नई ब्लैक फाइल मैच पर रखी थी। उसके ऊपर लाल रंग से लिखा था, प्रोजेक्ट ब्लैक फाइल फेज 2। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर नेटवर्क का अंत नहीं होता, कुछ सिर्फ अपना नाम बदल लेते हैं। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के उस पार काले कोट में खड़ा एक आदमी उसे देख रहा था। आर्यन उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था। आर्यन मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, इस बार मैं तैयार हूं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर करें।